Hello, welcome everyone in the Future Bureaucrats. So, this is my 2025 paper in which I got 106 mark. So, although अभी फाइनल आंसर की यूपीएससी की नहीं आई है तो marks may be vary, but still I got 106 in this paper. I will teach you how कि हम लोग इसको सीख कैसे सकते हैं कि एट दैट टाइम मेरा माइंड कैसे चल रहा था एग्जाम में और उस चीज से आप लोग क्या सीख सकते हो। जस्ट ये चीज मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस लेक्चर के थ्रू। सो 2025 का पेपर है, इसमें देखेंगे कि एक एस्पिरेंट क्या क्या गलतियां कर रहा है। मेरे बैक टू बैक प्रीलिम निकल रहे हैं तो उसमें मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती है, तो उस चीज को कैसे बैलेंस करना है। अगर आप लोग उस चीजों में कुछ गलतियां कर रहे हैं तो उन गलतियों को कैसे सही करना है या इन चीजों से सीखना है, तो वो आप लोग इस वीडियो के जरिए करेंगे। So, this is our initiative from Future Bureaucrats where aspirant helping other aspirants. Then, so let me start from the first question. This is my first question, and consider the following statement: Panchayat at intermediate level exists in all states. Then, to be eligible to be the member of the Panchayat at the intermediate level, a person should attain the age of 30 years. The Chief Minister of a state constitute a commission to review the financial position of panchayats at the intermediate level and to make a recommendation regarding the distribution of net proceed of taxes and duty livable by the state between the state and the panchayat at the intermediate level. So we have to identify which of the above statement is not correct. Done. So try to mark it कि करेक्ट नॉट करेक्ट ये चीज गलती कभी नहीं करनी कि पूरा क्वेश्चन पढ़ के सब कुछ सही जानते हुए नॉट करेक्ट नहीं देखा और गलती कर दी, ब्लंडर कर दिया, ये चीज तो कभी नहीं करनी। सो बेटर इज मार्क कर लो पहले ही उस चीज को। सो हम लोग आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट। भाई 27-28 स्टेट हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है। इवन हमें पता भी है कि जो स्टेट में 20 लाख से कम पॉपुलेशन है वहां पे इंटरमीडिएट पंचायत बनाना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल सिक्किम। डन। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। To be eligible to the member of the panchayat at the intermediate level, a person should attain the age of 30 year. Why? जब तुम एमएलए के लिए 25 ईयर रखते हो और एक पंचायत में तुम कुछ बनाना है, मेंबर बनाना है पंचायत में, उसके लिए एज 30। वाई? सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो एज हेयर इज 21 years. Third statement is the chief minister of the state constitute a commission to review the financial position of the panchayat. ये उस चीज की बात कर रहा है, फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन की। ओके, 243 आई आर्टिकल की और 243 के क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। सो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूट a commission to review the financial position of the panchayat at intermediate level and to make recommendation regarding the distribution of net proceed of taxes and duty livable by the state between state and the panchayat at intermediate। अब चीफ मिनिस्टर ये सब कर रहा है तो गवर्नर क्या करेगा? डन। पॉलिटी के क्वेश्चन हमेशा ही इन डेप्थ नॉलेज आपकी चेक की जाएगी, बहुत सुपरफिशियल लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे पॉलिटी में। डन। सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अर्लियर आई थॉट कि my answer was also right in the exam. Okay, should we move to the next question? Consider the following statement with respect to BIMSTEC. It is a regional organization consisting of 7 members state till January 2025। अब कितने मेंबर हैं तो वो मैंने काउंट कर लिए थे बिम्स्टेक के, पता लगा कि 7 ही है। ठीक है, इस तरीके से अगर नहीं याद थे तो उसको निकालने की कोशिश की। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन 1999। दिस इज फैक्ट। Okay, in the exam hall, I was not sure that is it right or wrong. Still, I hold it. Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand, and Nepal are founding member state of the BIMSTEC. I know नेपाल एंड भूटान को तो बाद में ज्वाइन करवाया गया था, तो ये चीज होनी पॉसिबल नहीं है। दिस इज द रीजन वाई मैंने इसको कट किया कि पहले आइडेंटिफाई करो 3 कहां से निकल रहा है। 3 निकल गया।
In BIMSTEC, the subsector of tourism is being led by India. अब ये चीज कभी नहीं पढ़ी मैंने. डन. स्टिल ढाका डिक्लेरेशन नहीं थी, तो ये चीज हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन से. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. देखो अभी तो एग्जाम हो गया है, क्वेश्चन हमारे सामने पड़ा है, बट उस एग्जाम हॉल में तुम पहली बार इस चीज को देख रहे हो, तो लिटिल बिट फैक्ट्स को रिमेंबर करना उसी टाइम पे इट नॉट बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू. सो मैंने इसका आंसर 1 और 4 लगाया कि 1 यस श्योर है. 4 क्यों लगाया? क्योंकि बिल्कुल नई स्टेटमेंट थी, और मेरा मानना है कि जो बिल्कुल नई स्टेटमेंट होती है ऑलमोस्ट वो सही ही होती है इन द मोस्ट ऑफ द केसेस. ओके, सो आई went for 1 and 4, but this is not the right answer. The right answer is only 1. Then this subsector of tourism is led by Nepal. सो कुछ कोई सब सेक्टर इंडिया इंडिया भी उसमें लेड कर रहा होगा. बिल्कुल इंडिया उसमें लेड कर रहा है सिक्योरिटी को, काउंटर टेररिज्म को, डिजास्टर मैनेजमेंट को एंड एनर्जी को. ओके, should we move to the next? Who among the following are the member of the jury to select the recipient of Gandhi Peace Prize? President of India, Prime Minister, Chief Justice, Leader of Opposition in the Lok Sabha. We have to identify what is the correct. अब ये एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को करना थोड़ा लिटिल बिट ट्रिकी है. गांधी पीस प्राइज में कौन कौन उस जूरी के सिलेक्शन कमेटी के मेंबर है? भाई हाँ, मैं तो कभी इस चीज को पढ़ के नहीं गया, बट स्टिल एक चीज बड़ी स्ट्रांगली मेरे माइंड में थी कि इतना बड़ा प्राइज है, बहुत सारी कमेटियों के प्राइज प्रेसिडेंट दे रहा है. ठीक है, बहुत सारे प्राइज है वो प्रेसिडेंट दे रहे हैं. अगर वो प्रेसिडेंट प्राइज दे रहे हैं तो वो तो इस कमेटी के मेंबर नहीं होने वाले. डन. अगर प्रेसिडेंट मेंबर नहीं है तो 1 डिलीट करो. दिस इज गॉन, दिस इज गॉन. नाउ वी हैव 2 स्टेटमेंट. अब एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या नहीं होंगे. प्राइम मिनिस्टर ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन तो डेफिनेटली है. स्टिल इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में बिल्कुल नया टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और जस्ट एग्जामिनर इस चीज से खुश हो जाएगा कि तुम्हें पता है कि प्रेसिडेंट इसका पार्ट नहीं है, प्रेसिडेंट ये सब काम नहीं करता. तो मैक्सिमम गो फॉर द मैक्सिमम, एंड ऑल्सो आई ऑल्सो वेंट फॉर द मैक्सिमम, एंड दैट वाज द राइट आंसर. अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट क्वेश्चन. GPS aided geo augmented navigation Gagan use a system of ground station to provide necessary augmentation. Augmentation increase कर रहे हैं इस चीज को. Which of the following statement are correct in respect to the Gagan? So it is designed to provide additional accuracy and integrity. बिल्कुल बिल्कुल जेनरिक स्टेटमेंट है, कुछ भी ऐसे नहीं लग रहा. जैसे ना ये स्टेटमेंट देखो, It came into existence with the signing of Dhaka Declaration. बिल्कुल फैक्ट. बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल 5 कंट्रीज दी हैं आर फाउंडिंग मेंबर. देन पूछा फाउंडिंग मेंबर, एग्जैक्ट फैक्ट. बिम्स्टेक सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज लेड बाय इंडिया, एग्जैक्ट फैक्ट. इट इज रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर, 7 और 6, एग्जैक्ट फैक्ट. बट हेयर ये उस टाइप की स्टेटमेंट नहीं है जो हम इजीली गलत करें. इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटेग्रिटी. नाम से ही पता ना, सिस्टम ऑफ ग्राउंड स्टेशन है जो प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी ऑगमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है. देन so this statement definitely will be correct in the exam hall. It will allow more uniform and high quality air traffic management. हमने किसी चीज को, किसी सिस्टम को और ऑगमेंट किया है और अच्छा बनाया है. डेफिनेटली it will allow more uniform and high quality traffic management. This is also the right statement. Now identify the fact. It will provide benefit only in aviation but not in other mode of transportation. This is the fact and kind of extreme statement कि तुमने कुछ गगन नाम का कोई सिस्टम बनाया है और सिर्फ स्पेसिफिकली एक ही फील्ड में सर्विस दे रहा और कहीं नहीं दे रहा. दिस वुड नॉट बी द राइट. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट. सो आइडेंटिफाई करो 1 और 2 कहाँ है. Done. ये नहीं होने वाला बिल्कुल.
ठीक है, क्योंकि हमने एक सिस्टम बनाया है, वो रेलवे में, रोडवेज में, मैरीटाइम सिक्योरिटी में, एग्रीकल्चर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, सैटेलाइट है, सैटेलाइट काम करेंगे। Done. So this kind of extreme statement we have to cut. Now move to the next question. Consider the following statement regarding the AI Action Summit held in the Grand Palais, Paris in February 2025. रिसेंटली मई में एग्जाम हो रहा है, उससे 3 महीने पहले का कोई करंट अफेयर है, तो बहुत न्यूज में रहने वाला करंट अफेयर है ये। Co-chaired by India, the event build on the advances made at the uh, Bletchley Park Summit held in 2023 and Seoul Summit held in 2024। एक समिट, दूसरा समिट, लगातार साल टू साल समिट हो रहे हैं। ठीक है, ये इसको इंडिया ने को चेयर किया था। अगर पता है तो नहीं पता, जैसे मेरी अप्रोच ये थी कि उस टाइम एग्जाम में, मैं एग्जाम से जस्ट 20-25 दिन पहले ही मेरे को सफिशिएंट टाइम मिल पाया पढ़ने का, तो बहुत सारे करंट अफेयर मुझसे रिवाइज नहीं हुए, मुझसे करना नहीं गया, मेरे पास टाइम नहीं था। सो एक अप्रोच थ्रू आउट इतने साल प्रिपेयर कर करके एक अप्रोच बन चुकी है कि एमसीक्यू को टैकल कैसे करना है, कुछ भी नया आएगा एग्जाम में टैकल कैसे करेंगे, जस्ट वही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ। ठीक है, Co-chaired by India, the event built on the advances made at the Bletchley Park Summit held in the 2023 and Seoul Summit। ये फैक्ट है, पता तो पता, नहीं पता तो नहीं पता। Along with the other country, US and the UK also signed the Declaration on Inclusive and Sustainable AI। अगर तो सारी कंट्री ने ही साइन की होती तो ये स्टेटमेंट बनती क्यों? और स्टेटमेंट में दो ऐसी कंट्रीज का नाम लिखा गया है, यूएसए और यूके, जिनकी तो ऑलमोस्ट मोनोपोली है इस चीज में। वो क्यों बात करेंगे इंक्लूसिव और सस्टेनेबल एआई की? ये तो डेवलपिंग कंट्री है जो बना रही है नई चीजों को, नई टेक्निक्स को इवॉल्व कर रही है, वो चीजें ये बात करेंगी कि इंक्लूसिव हो, सस्टेनेबल हो एआई। जैसे वो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल आता है ना हमारे लिए, वो तो नहीं बोलते कि हाँ हमने पोल्यूट किया था तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें तुम्हें देना। वो तो डेवलपिंग कंट्री बोल रही है ना, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल इंप्लीमेंट होना चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं हो सकती कभी भी। डन। और उसमें क्या साइन कर लिया उन्होंने डिक्लेरेशन को, बिल्कुल नहीं किया होगा। सो एक स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी गलत है, तुम्हें एक पता है कि एक गलत है, तो ट्राई करो ऊपर में ब्लेचकी पार्क समिट एंड सियोल समिट, हो सकता है कि हाँ ये सही हो, क्योंकि कुछ नया करंट अफेयर में पूछ के नीदर वन नीदर टू कर दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, सो एग्जामिनर में मान लो कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अगर नहीं भी पता तो, अदरवाइज थोड़ा बहुत तो इसके बारे में पता ही होगा। सो दिस इज माई अप्रोच एंड माई आंसर वॉज राइट। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। International Year of Women Farmer 2026, International Year of Sustainable and Resilient Tourism 2027, International Year of Peace and Trust 2025, International Year of Asteroid Awareness and Planetary Defense 2029। How many of the pair given above are correctly matched? देखो, मैंने एक्चुअल एग्जाम में इस क्वेश्चन को टच भी नहीं किया। उसका रीजन है नहीं टच किया, बिकॉज बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन को तभी छेड़ो अगर तुम श्योर हो, अगर नहीं हो तो फिर नेगेटिव में मार्किंग जाएगी। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इस टाइप का क्वेश्चन वहां एग्जाम हॉल में बहुत रेयर बच्चों को ही आता हुआ, और हमने रेयर बनना भी नहीं है। डन। जस्ट यही बिल्कुल इसका आंसर ऑल फोर है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर के लिए 2026 में बनेगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म 2027 में बनाएंगे, 2025 में हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट बनाया है, फिर 2029 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉइड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस लेके आएंगे। डन। तो जस्ट यही ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमें एग्जाम हॉल में छोड़ने हैं। ओके, so move to the next question. All four is the right answer. Consider the following statement with regard to ब्रिक्स। क्या हो रहा है, पहले बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन, अब ब्रिक्स के बारे में।
16th BRICS summit was held under the chairmanship of Russia in Kazan. Indonesia has become the full member of the BRICS. The theme of the 16th BRICS summit was strengthening multiculturalism and for just global development and security. ओके यूपीएससी ना वर्ड्स के साथ खेलता है और क्या हो सकता है देखो बिल्कुल ब्रिक्स के बारे में अगर तुम हल्के हल्के करंट अफेयर की देख के जाओगे कोई ना कोई तुम्हें पढ़ाएगा वहां पे क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइजेशन से कहाँ पे सबमिट हुआ ये पता होना चाहिए ठीक है कजान में ही हुआ था मेरे को पता था इंडोनेशिया को फुल मेंबरशिप भी दी गई है वहां पे ये भी मेरे को पता था अब आ गई बात थीम पे क्या कोई एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बनाएगा जिसमें 1 2 3 बिल्कुल सारी की सारी स्टेटमेंट सही होंगी बिल्कुल एग्जामिनर ने आंसर्स में भी वो 1 2 3 वाली स्टेटमेंट कहीं नहीं दी एग्जामिनर ने खुद कहा कि या तो एक या दो स्टेटमेंट मैंने गलत जानबूझ के डाली हुई है वहां आइडेंटिफाई करो कौन सी है सो यहां लगता है कि इंडोनेशिया एंटर हुआ हो कि नहीं फैक्ट है बट ये मैंने पढ़ा हुआ था ठीक है कजान में हो रहा था समिट ये भी मेरे को पता था अब आई बात थीम पे द थीम ऑफ द 16th ब्रिक्स समिट वाज स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी यहां पे यूपीएससी खेल गया ठीक है खेला कहां वर्ड के साथ खेला मल्टीकल्चरलिज्म नहीं था मल्टीलेटरलिज्म था ठीक है इस टाइप ऑफ के गेम एग्जाम हॉल में खेले जाएंगे आपके साथ और मेरे को तो खुद नहीं पता कि मैंने इनमें से कौन सा लगाया है या कौन से मैं ओएमआर को मार्क करके आया हूँ क्योंकि मैंने दोनों ही ऑप्शंस लगा रखे हैं मेरे को कुछ मैं स्ट्रांगली किस चीज को आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहा था वहां पे डन should we move then answer is 1 and 2 this statement is wrong okay okay consider the following statement about the लोकपाल के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स देखेंगे चलो आ जाओ the power of lokpal apply to the public servant of india but not to the Indian public servant posted outside India तो फिर उन पर कौन पावर कर रहा है ओके बी केयरफुल फॉर दिस बट नॉट इन द एग्जाम हॉल क्योंकि जब भी स्टेटमेंट का एक्सटेंशन होगा मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत बनाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि एग्जामिनर को भी चार ही ऑप्शन मिले हैं उनमें से चार में से उन्होंने कुछ एक दो चीजें गलत बनानी है बाकी सही बनानी है ऑप्शन से हमें पता लग रहा है कि ऑलमोस्ट दो ही स्टेटमेंट सही हैं दो तो गलत पड़ी है बड़ी हैं यहाँ पे या तीन भी गलत हो सकते हैं ठीक है आइडेंटिफाई करो ये दिस स्टेटमेंट गलत है अगर बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया हम काइंड ऑफ स्टेटमेंट ये आगे जाके रहोगे तो फिर कौन कर रहा है अगर लोकपाल की जुरिडिक्शन उस पर एक्सपेंड नहीं है ओके वन इज नॉट वन तो होने नहीं वाला द चेयरमैन एंड द मेंबर shall not be the member of parliament or the member of legislature of any state and duty and only chief justice of india whether incumbent or retired has to be the chairperson अच्छा मतलब कि लोकपाल का चेयरमैन सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड और सर्विंग ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता सो स्ट्रीम एक्सट्रीम स्टेटमेंट भाई फॉर्मर जज एमिनेंट पर्सन जिसका 25 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस हो इन द एंटी करप्शन लॉ के फील्ड में एक्सपर्ट हो किसी फील्ड में वो आके चेयरमैन बन सकता है भाई सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ओके टू भी रॉन्ग है भाई अब आ गई बात तीसरे पे द चेयरमैन एंड द मेंबर शैल नॉट बी ए पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस एज चेयरमैन और मेंबर एज द केस में बी ओके अब ये कुछ अमेंडमेंट हुई नहीं हुई मेरे को एग्जाम हॉल में याद नहीं आ रहा लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भाई लोकपाल तो बना ही इसके लिए था कि तुम मिनिस्टर्स के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ तुम एलिगेशन है करप्शन के खिलाफ एलिगेशन है तुम उनको इंक्वायर कर सकते हो तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है डन यूपीएससी ने इस पूरे फॉर्मेट में बैक किया इस फैक्ट को और वही फैक्ट मेरे को आनेगा तो मैंने क्या किया मेरे को लगा कि नहीं यार कुछ बहुत ही लोकपाल बहुत न्यूज में है
तो शायद यूपीएससी बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाह रहा है, उसमें लास्ट ऑप्शन यही डाला है कि कोई भी स्टेटमेंट गलती है, तो मैं इस पे आ गया। बट आंसर हेयर इज ओनली 3। डन। अब मेरे को, मैं खुद श्योर नहीं हूं, मैंने ए को भी सर्कल किया है और इस चीज को कर चुका हूं, क्योंकि अब मैं आंसर बना रहा हूँ 6-7 महीने बाद। इससे पहले मैंने अपने खुद के आंसर नहीं चेक किए। डन। हेयर आंसर इज सी, sorry, A, only 3. This statement is right. Okay. Now consider the following statement with respect to the first खो-खो वर्ल्ड कप। बिल्कुल भाई, फर्स्ट खो-खो वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में। मैं पढ़ के गया था इस चीज को। द इवेंट वाज हेल्ड इन दिल्ली, इंडिया। नो डाउट। ओके, इंडियन मैन beat Nepal with score of 78-40 in the final to become the world champion in the men category. Indian women beat Nepal with the score of 54-36 in the final to become the world champion of women category. अब ये मैं बिल्कुल नहीं पढ़ के गया था, ना ही मैंने मैच देखे हैं, ना ही मेरे को स्कोर पता है। हियर इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ कि मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि एग्जामिनर क्या कुछ ट्वीक कर सकता है, कुछ चेंज कर सकता है चीजों को। कहीं ना कहीं एग्जामिनर के पास स्कोप है उस चीजों को बदलने का। अगर एग्जामिनर के पास स्कोप होगा, एग्जामिनर वो चीज करेगा, वो नहीं हटने वाला। आंसर बिल्कुल भी नहीं पता। ऊपर वाले फैक्ट पे मेरे को कोई डाउट नहीं है। मैंने ये समझ लिया कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर इस चीज को ट्वीक कर सकता है। हो सकता है कि इंडियन मैन ने नेपाल को बीट किया हो, पर बीट किया हो 54-36 से, और इंडियन वुमेन ने बीट किया हो नेपाल को 78 रेशियो से। आई थिंक स्टेटमेंट थोड़ी ट्वीक है, और मेरे को चांस मिले इस क्वेश्चन को बनाने का, और यही एक मीडियम बनता है कि मैं इसको ऐसे ट्वीक कर दूं। और वही एग्जामिनर ने किया था। मैं प्राउडली आया इस चीज पे, ओनली वन पे, एंड वेंट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द फाइनल ऑफ 45th चेस ओलंपियाड held in 2024, Gukesh Dommaraju became the world's youngest winner after defeating the Russian player Ian Nepomniachtchi। नाम भी नहीं पढ़ा जा रहा। अब ये एग्जैक्ट फैक्ट है। पता है, नहीं पता, पता है तो करो, नहीं पता तो मत करो। अभिमन्यु मिश्रा, an American chess player, hold the record of becoming the world youngest ever grandmaster। भाई, चेस में मैं थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रखता हूं, तो ये क्वेश्चन मैं कभी पढ़ के नहीं गया। अब मेरे को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ गेम खेला गया है। हो सकता है रशियन प्लेयर ना हो सकता है ये ईयान ना हो, पर ये पता था कि हाँ, गुकेश वर्ल्ड चैंपियन तो बन चुका है। ये तो बहुत न्यूज में था, किसको हरा के बना है इस पे ध्यान नहीं गया। अभिमन्यु मिश्रा के बारे में मैंने सच में नहीं सुना था। एन अमेरिकन चेस प्लेयर है, होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बिकम द यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर। और ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। एग्जाम हॉल में मेरे को इस क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं था, और मैं नहीं चाह रहा था कि मैं कुछ ब्लंडर करूं, और मैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सही करने के चक्कर में मैं बहुत कुछ गलत कर दूं। तो मैंने इस चीज, ये भी क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसे मैंने टच नहीं किया। ऑलमोस्ट एग्जाम में मैंने 93 के अराउंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया है। 6 और 7 क्वेश्चन छोड़े हैं, और ये उस टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने नहीं छेड़े वहां। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। वी हैव टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट। कि करेक्ट आइडेंटिफाई करना है किसके रिस्पेक्ट पे, अबव स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट पे। सम रेयर अर्थ एलिमेंट आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन एंड कंप्यूटर मॉनिटर। बिल्कुल, सम लिखा है। कोई होता हो, हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, बट कुछ है जिनसे ये मैन्युफैक्चर फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर हो रहे हैं। भाई ये तो मान लो, सच मानना पड़ेगा। हजारों कितने ही रेयर अर्थ एलिमेंट है, उनमें से कोई ना कोई बनाता होगा, बनते भी हैं। Some rare earth element have phosphorus
सम रेयर अर्थ एलिमेंट है फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टी। बस मेरी इंग्लिश थोड़ी ऐसी है, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन नहीं निकलता। फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टी। ठीक है। भाई बोल रहे हैं कि कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट में ये वाली प्रॉपर्टीज हैं फॉस्फोरेसेंट की। ये भी बिल्कुल सही है। अगर ये वाली प्रॉपर्टीज हैं तभी तो ये मॉनिटर बन रही हैं। देन गो फॉर बोथ वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट एंड द स्टेटमेंट ट्रू एक्सप्लेन कर रही है भाई स्टेटमेंट वन को। बिल्कुल, ये अगर फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज होंगी तभी तो फ्लैट टेलीविजन और स्क्रीन बनेंगे, कंप्यूटर मॉनिटर बनेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, दिमाग भी नहीं लगाना था, पढ़ने वाला क्वेश्चन था ही नहीं। फ्री के नंबर हैं ये। अच्छा, ये पता है क्या चल रहा है? ये वो क्वेश्चन है एग्जाम हॉल में जहां पे लास्ट क्वेश्चन में भी होगा। ये रहा, ये रहा। ये मैं साथ के साथ वो चीजें कर रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन मेरे को डैम श्योर है कि भाई ये तो सही है, कि ये तो गलत नहीं होने वाले मेरे। और अगर ऐसे एग्जाम में तुम्हें पता लग रहा है कि तुम 40-45 की रेंज में ऐसे क्वेश्चन कर पा रहे हो कि जो तो बिल्कुल ही सही है, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा इस बार भी। क्योंकि फिर तुम्हें सिक्योर होना है कि फिर तुम एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेनी चीजों में। डन। Consider the following statement. Indian Railway have prepared a national rail plan to create a future-ready railway system by 2028. By 2028. सीधा दिमाग में फोकस किया कि भाई 2028 क्यों? मैंने तो पढ़ा था कि ये तो नेट जीरो होने वाला है रेलवे 2030 में। ओके, होल्ड ऑन। वी हैव टू आइडेंटिफाई नोट करेक्ट। कवच एंड ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। एग्जैक्ट फैक्ट। हो सकता है जर्मनी ने ना बनाया हो, किसी और कंट्री ने बनाया हो, या हो सकता है इंडिया इंडिया ने खुद ही बनाया हो कवच सिस्टम। क्योंकि हमने S-400 ली तो हमने S-400 नाम रखा। अब कवच इंडियन नाम लग रहा है, हो सकता है इंडिया ने बनाया हो। कवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स फिटेड ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन। अब ये तो बिल्कुल भी इस चीज पे डाउट नहीं करना कि भाई कवच सिस्टम में RFID टैग लगे हुए हैं। बिल्कुल, जब टोल टैक्स में हम फास्ट टैग यूज करते हैं उसमें भी RFID टैग टैग लगे हुए हैं। तो हो सकता है कि भाई ये चीज तो डेफिनेटली डेफिनेटली श्योर है। तो आइडेंटिफाई करो, थ्री यहां भी है, थ्री तो भाई बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो भाई एक ही आंसर बचता है, और यही आपका सही आंसर है। ठीक है। बिल्कुल फ्यूचर रेडी रेलवे बनाएंगे, इसका है 2030 है, जिसमें हमारा टारगेट है कि हम जो फ्रेट है रेलवे में, फ्रेट को 45% पे लेके आएंगे। पैसेंजर और फ्रेट टू सेगमेंट है इसके, वो फ्रेट का 45% शेयर बढ़ाना हमने। ठीक है। और ये कवच सिस्टम बिल्कुल इंडिजिनस सिस्टम है, इंडिया ने खुद बनाया है। ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्पेस मिशन के बारे में हम बात करेंगे। एग्जिम फॉर स्पेस डेक्स गगनयान, हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशन गिवन अबव एनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च। भाई कितनी लीनियंट स्टेटमेंट है। वो सिर्फ ये बात कर रहा है कि कितने बताओ एनकरेज कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च को। भाई दिमाग मत लगाओ इसमें, आ जाओ ओनली फोर पे। भाई कोई मर्जी मिशन है, कुछ भी है, अगर कुछ ने माइन्यूट भी एनकरेज कर दिया, सपोर्ट कर दिया माइक्रो ग्रेविटी की रिसर्च में, काम बन गया। ठीक है। ऑल थ्री। With reference to the Indian defense, consider the following statement. Consider the following pair: aircraft type and description. Dornier 228, ये है मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। IL-76 सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। CL-17 ग्लोबमास्टर 3 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। How many of the above given above are correctly matched? Only one, only two, three, three, three. Okay, this type of question है। अब भाई ग्लोब मास्टर का तो मेरे को समझ आ रहा है, BC-17 ग्लोब मास्टर 3 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, बहुत हैवी प्लेन है, मैंने देखा है वीडियो वगैरह शॉर्ट्स वगैरह में देखा है। अब डॉर्नियर 228 IL-76 के बारे में नहीं सुना, तो क्या रिस्क ली जाए? बहुत सोच विचार करने के बाद ये समझ आया कि भाई अब रिस्क नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि क्वेश्चन ठीक ठीक जा रहे हैं अभी। और इनिशियली मैंने पहले 14 क्वेश्चन में ही बहुत सारे 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, क्योंकि अभी एग्जाम का पेज सेट हो रहा है शुरू में। वंस तुम्हारा पेज सेट हो गया, फिर तुम
फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन चलते जाएंगे। 2023 में क्या हुआ, पहले 25 क्वेश्चन मैंने किए और उसमें से मैं सिंगल क्वेश्चन पे ऐसा श्योर होकर नहीं लगा पाया कि यार ये सही होगा। वंस हिस्ट्री का सेगमेंट आया, फिर क्वेश्चन करने शुरू किए, फिर मैक्सिमम क्वेश्चन किए और कट ऑफ क्लियर हो गई। सो इनिशियली जब एग्जाम में करेंगे तो वो पेस सेट हो रहा है, अभी एग्जाम का पेस बन रहा है, धीरे धीरे अच्छे जोन में आएंगे। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है भाई। मैं इसमें एक तो है ओनली वन ओनली टू वाला, ठीक है, इस पे कोई अननेसेसरी रिस्क लेना भी बेवकूफी है। तो होल्ड ऑन किया कि यार नहीं पता। हाँ, ये चीज हो सकती है कि ऐसे ट्वीक किया गया हो, ये चीज उस टाइम माइंड में आ रही थी, बट स्टिल छोड़ा कि नहीं करेंगे। तो अभी के लिए बता देता हूँ, IL-76, यस ऑफ कोर्स दिस इज ए कार्गो शिप। डन, आंसर है ओनली टू है। और ये डॉर्नियर 228 है, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट सही है ये बिल्कुल गलत है, ये सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है, ये कार्गो ही है। ठीक है। और इस डॉर्नियर को हम बना रहे हैं, एक तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड प्लस जर्मनी की कोई कंपनी है, उनके साथ हम जॉइंट वेंचर में इसको बना रहे हैं। ओके। आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन मेक्स यूज ऑफ। भाई, किससे होता है ना आर्टिफिशियल रेनफॉल का, किस एयर पोल्यूटेंट की वजह से हो रही है? सिल्वर आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड पोटेशियम नाइट्रेट। भाई ये ब्लंडर किया है मैंने यहाँ। मेरे को डैम श्योर था कि भाई सिल्वर और पोटेशियम के आयोडाइड्स को यूज किया जाता है आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए। मेरे को आज भी पूछ लो, ये बड़ी क्लियर चीज है। बट पता नहीं एग्जाम हॉल में कहाँ दिमाग चल रहा था और मैं सी लगा के आ गया। मैं पोटेशियम नाइट्रेट सन सी नहीं बना रहा। डन। और डबल टिक किया है, इसका मतलब मैंने इसको सेकंड इटरेशन में किया है, कि पहले इटरेशन में इस चीज को मैं छोड़ के ही चला गया था। क्योंकि एग्जाम हमेशा इटरेशंस में होता है, 1 से 100 क्वेश्चन आए, फिर दूसरी बार तुम 1 से 100 क्वेश्चन में जो बचे हुए क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन को मैंने सेकंड इटरेशन में किया और मैं डैम श्योर था कि पोटेशियम और सोडियम आयोडाइड है। देन ये ब्लंडर है जो मैंने वहां किया, आते हुए को गलत करके आया हूं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट जी ऑफ इंडिया। The exercise of this power by the president can be subjected to limited judicial review. ओके। जो एक्सरसाइज है पार्डनिंग पावर की, भाई सब्जेक्टेड है जुडिशियल रिव्यू का। भाई केशवानंद भारती केस किस लिए था? उसने जुडिशियल रिव्यू को तो पहले ही उसमें डाल दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। कुछ भी नहीं बचा आजकल ऑलमोस्ट जुडिशियल रिव्यू की जोन से, तो प्रेसिडेंट जी कैसे बच जाएंगे पार्डनिंग पावर में? कुछ मेलाफाइड इंटेंशन से उन्होंने कुछ बंदे छोड़ दिए तो दिक्कत आ जाएगी। तो जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये चीज सेंस बना रही है कि ये स्टेटमेंट तो भाई सही है। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई ये तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 74 का सब क्लोज 1, इन विच एड एंड एडवाइस इज मस्ट। तो भाई वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो हम ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो हम लोग होने नहीं देंगे। सो आंसर इज ए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। On the dissolution of the House of People, the Speaker shall not vacate his or her office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution। भाई नॉर्मल पॉलिटी पढ़ के आए हो तो ये सब चीजों के बारे में तुम नॉलेज रखते हो कि स्पीकर अपना ऑफिस नहीं छोड़ता जब तक दूसरी गवर्नमेंट बना के प्रो टाइम स्पीकर ना बना दे और फिर एक नया स्पीकर अपॉइंट ना हो जाए। तो भाई ये स्टेटमेंट सही है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पर ये चीज लिखी हो ना, भाई सतर्क हो जाओ, बी अलर्ट। A member of House of People on being elected as a speaker shall resign from his or her political party immediately। कि इसका मतलब है कि अगर तुम स्पीकर बन गए तो तुम्हें रिजाइन करना ही पड़ेगा और वो भी इमीडिएटली। भाई ओम बिरला जी ने तो रिजाइन नहीं किया, गलत स्टेटमेंट है, झूठ बोला जा रहा है हमें।
हमें करेक्ट आइडेंटिफाई करनी है, दो को भगाओ, आंसर आ गया। वैसे भी बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल may be removed from his or her office by a resolution of the House of People passed by the majority of all the then member of the House, provided that no resolution shall be moved unless a 14-day notice has been given in of the intention to move the resolution। भाई उनको 14 डे का एडवांस नोटिस दिया जाता है। वैसे भी आंसर आ चुका है, आंसर सी है। करो बात। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। If any question arises as to whether a member of the House of the People has become subject to disqualification under the 10th schedule, the President decision in accordance with the Union of sorry. If any question arises as to whether a member of the House of the People has become subject to disqualification under the 10th schedule, the President's decisions in accordance with the opinion of the Council of Union of Ministers shall be final। भाई 10th शेड्यूल की बात कर रहे हो तो स्पीकर जी के पास इसमें पूरी पावर है, तो प्रेसिडेंट जी क्यों आए यहाँ? घुमा दी बात इसने। तो भाई गलत स्टेटमेंट ऑन द स्पॉट आइडेंटिफाई होगी। देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई फिर सोचो कि ऐसा हो सकता है कि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन और कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी नाम की कोई चीज ना लिखी हो वहां पे, कहीं लिखी हो, इसलिए नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाउ एक्सट्रीम दिस स्टेटमेंट इज। भाई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट। और पॉलिटी के क्वेश्चन में अगर तुम्हें ये आंसर मिले कहीं नीदर वन नॉट टू, तो एग्जामिनर चेक कर रहा है कि हाँ भाई तुम्हें उसकी समझ है या नहीं है। ठीक है, पॉलिटी के आंसर बहुत ही डीप होंगे, बहुत ही एनालिसिस चेक किया जाएगा, बहुत ही नॉलेज डीप से चेक की जाएगी, और वही होती है, हर बार ही होती है पॉलिटी में। ठीक है, जो 52nd जो 1985 का अमेंडमेंट हुई, 10th शेड्यूल आया, उसमें इस पॉलिटिकल पार्टी नाम का वर्ड का जिक्र है। भाई शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडेक्सेस हैं, आर्टिकल्स हैं, कितना कुछ है, कहीं तो लिखा होगा। इतना एक्सट्रीम क्यों मानते हो उसको? डन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन। अच्छा ध्यान दो, एक चीज और बतानी है आपको। हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, ये क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है। देन कि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एग्जैक्ट एज इट इज वर्डिंग उठाई जा रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, बहुत सारा चीजों को घुमाया नहीं जाता। सो ट्राई करो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को डायरेक्टली ही देखो, वन बाय वन। इट्स बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। ओके, move to the next question. Consider the following statement. Statement 1. In India, state government have no power for making rules for grant of concession in respect of extraction of minor mineral, even though such minerals are located in their territory। भाई कुछ मिनरल है वो स्टेट गवर्नमेंट की ही टेरिटरी में है, और वो मिनरल भी माइनर है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास उस पे रूल बनाने तक की पावर नहीं है। भाई क्यों नहीं है पावर रूल बनाने की? स्टेट गवर्नमेंट है। तो भाई इतना एक्सट्रीम मत सोचना कि हाँ भाई नहीं शायद ये यूपीएससी सही बोल रहा होगा। भाई नहीं बोल रहा, सही गलत बोल रहा है, गलत है। इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल अंडर द रेलेवेंट लॉ। लॉ का नाम तक भी नहीं लिखा। MMDR एक्ट होता है, माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 1957, वो कुछ होता है। इन्होंने तो नाम तक भी नहीं लिखा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भाई पावर है बिल्कुल, क्या करने की, उसको नोटिफाई करना है। भाई कौन से मिनरल माइनर मिनरल होंगे जिसपे स्टेट गवर्नमेंट का राइट होगा? क्या होते हैं माइनरल? जैसे सैंड है, सैंड माइनिंग करनी है, सैंड माइनर मिनरल है। और जिन स्टेट में सैंड माइनर मिनरल है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स रेगुलेशंस लेके आ सकती है। तो भाई ये स्टेटमेंट सही है, ऊपर वाली गलत है। हमें करेक्ट ही ढूंढनी है।
और ये देख लो कि करेक्ट, मैं खुद से ही राउंड सर्कल कर रहा हूँ, हैबिट ही बन चुकी है कि इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतने साल से इस चीजों को कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में ही आ चुका है कि भाई इस चीज को पहले ही हाईलाइट करके रखो। सो डन। सो स्टेटमेंट वन बिल्कुल गलत है, स्टेटमेंट टू बिल्कुल सही है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैव एनेक्टेड द नेचर्स रिस्टोरेशन लॉ, टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी? भाई ये चीज मैंने नहीं पढ़ी, वहां नहीं पढ़ी गई। और ये क्वेश्चन को मैंने सेकंड इटरेशन में किया है, पहली इटरेशन में मैंने छोड़ दिया। सिंपल था, एक आइडिया कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नेचर रिस्टोरेशन लॉ लेके आई है कि हम नेचर को दोबारा रिस्टोरेशन करेंगे, टैकल कर लेंगे क्लाइमेट चेंज से, बायोडाइवर्सिटी लॉ से। भाई कोई ना कोई एडवांस सोसाइटी होगी, कोई ना कोई बहुत ही एडवांस ऑर्गेनाइजेशन होगी जो ये सब काम करेगी। तो भाई यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से सबसे ज्यादा एडवांस अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई यूनियन है, तो भाई ये बैठी यूनियन। चुप करके यूरोपियन यूनियन लगा दो अगर ऐसा कुछ लॉ लेके आ रहे हैं। ये तो कार्बन बॉर्डर वाले लॉ लेके आते हैं ना, क्लाइमेट को एक्सटेंसिवली, क्लाइमेट के रिलेटेड इन्होंने कुछ ना कुछ बाइंडिंग। अच्छा, इन्होंने क्या किया हुआ है, बाइंडिंग टारगेट लेके आए हैं कि हम 20% रिस्टोर करेंगे लैंड एंड सी बाय 2030, 20% बाय 2030। और ये टारगेट इनके बाइंडिंग है। समझते हो कितने लेवल की इनकी कमिटमेंट है उसको ठीक करने की। और ये और भी बोल रहे हैं कि 2050 तक जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, ये बोल रहे हैं कि उसको ये लोग रिस्टोर कर लेंगे। क्या लेवल की बाइंडिंग कमिटमेंट्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की, टू टैकल क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी के लॉस को टैकल करने के लिए। वंडरफुल। चलो जी, सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन। द फेमस स्टेटमेंट इज गिवन बाय गांधी जी एट द टाइम ऑफ। भाई देखो, गांधी जी ने कहा दबा के सेडिशंस की होगी? चंपारण की बात हुई, दांडी मार्च की बात हो रही है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है। सो पढ़ा तो बिल्कुल नहीं है ये चीज, बट सबसे इम्पैक्टफुल सिचुएशन वहां आइडेंटिफाई करनी है कि जहां पे इस बात को उन्होंने किया हो। बिल्कुल भाई, जब उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रोक किया है, तो सबसे बड़ा सिचुएशन ही है ना, तुम गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे हो कि भाई हम तो सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करेंगे और हम सॉल्ट वायलेशन करेंगे। इस सॉल्ट पे मोनोपोली ब्रिटिश गवर्नमेंट की अब बर्दाश्त नहीं होगी। देन आ गया आंसर, पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ एट दांडी। सिर्फ दांडी मार्च लिख देते, उन्होंने यूपीएससी ने खुद हेल्प ही की है वहां पे, पब्लिकली वायलेट किया, इसीलिए तुम पे सेडिशन लगा। सॉल्ट लॉ एट दांडी पे किया था तुमने, दांडी मार्च लिख देते कुछ भी हो जाता, बट यूपीएससी ने तुम्हें, बाकी स्टेटमेंट टू द फैक्ट है, टू द फैक्ट है। अटेंड कर रहे हो भाई, अटेंड करने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तुम कैसे सेडिट कर दोगे, सेडिशन कर दोगे? क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत लेट में लॉन्च हो रहा है, आप जेल में हो, पहले ही आपको उठा लिया गया है, तो सेडिशंस लगे ना लगे बहुत इंपैक्ट नहीं करता। बट यूपीएससी यहां खुद हेल्प कर रही है, पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ एट दांडी। अंडरस्टैंड क्या सबको समझाने की बात कर रहा हूं? ठीक है। द फेमस फीमेल फिगराइन known as dancing girl found at mohenjo-daro made up। भाई नहायत ही सिंपल क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन, आंसर विल बी ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, हमने बहुत बार पढ़ा है इस चीज को। हु प्रोवाइडेड द लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट? भाई चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद लीगल डिफेंस किसने प्रोवाइड किया? भाई ये क्वेश्चन हिट नहीं हो रहा वहां एग्जाम हॉल में। सी आर दास, मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत, सैफुद्दीन किचलू, ख्वाजा हसन निजामी, एम ए जिन्ना। समहाउ लगा के 2 ढाई मिनट इस पे सोच के ये मन कर रहा था कि एम ए जिन्ना लगा दें। भाई उस टाइम पे तो उन्होंने काम किया था, लगाए नहीं लगाए ना, भाई छोड़ दिया कि यार इतना सो फैक्चुअल क्वेश्चन है, नहीं आ रहा तो छोड़ दो, कुछ नहीं होगा।
सो आंसर क्या था? मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत। यहाँ पे मदन मोहन मालवीय जी का बहुत ही क्या ट्रमेंडस वर्क उन्होंने किया है इस चीज में। भाई 225 जो लोगों पे राइट्स के चार्जेस लगे और गवर्नमेंट ने उनमें से अराउंड 170 को डेथ बाय हैंगिंग का सजा सुनाई थी कि भाई इनको हैंग करके डेथ दी जाएगी। डन। देश आजाद नहीं हुआ और इतनी ब्रुटैलिटी इंडियंस पे की जा रही है। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि क्यों इतने सारे प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, क्यों ब्रिटिशर्स को देश से बाहर निकालने के लिए इतनी जद्दोजहद की जा रही थी, क्यों हमारे पूरे की पूरी सोसाइटी एक साथ होके इस क्रूरलिटी के खिलाफ लड़ रही थी। स्टिल मदन मोहन मालवीय जी का इतना जबरदस्त काम था उस चीज में, 153 को इक्विटल किया गया, स्टिल कुछ लोगों को डेथ बाय हैंग किया गया क्योंकि 22 के अराउंड पुलिस पर्सनल्स की डेथ हो चुकी थी चोरी चोरा में, और गांधी जी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस ले चुके थे। डन। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सिक्वेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट गांधी जी who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all sphere, decided to include the upliftment of Harijan in his political and social program? भाई इसका आंसर आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल था। पूना पैक्ट हुआ, उसके बाद चीजें जब क्लेमेंट एटली ने थिंक आई एम रॉन्ग हेयर, जब वहां के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने ब्रिटिश ने जब सेपरेट इलेक्टोरेट दिया डिप्रेस्ड क्लासेस को, तो गांधी जी को लगा कि अब सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी को विद इन ब्रोक किया जा रहा है। पहले मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा चुका है पहले, तो वैसे ही कम्युनल टेंशन इंक्रीज हो चुकी हैं। अब डिप्रेस सोसाइटीज को अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया तो इंडियन सोसाइटी को भी ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उसमें लेके आ रहे हैं ये सब लोग कि सोसाइटी को खंड खंड करके तोड़ा जा रहा है। तो गांधी जी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्टांस लिया, पूना का समझौता हुआ, पूना पैक्ट हुआ बी आर अम्बेडकर के साथ, और जिसमें उसके बाद गांधी जी ने एंटी अनटचेबिलिटी लीग भी बनाई जिसमें जी डी बिरला, ए वी ठक्कर जो प्रोमिनेंट थे, जिसका नाम बाद में चेंज करके हरिजन सेवक संघ रखा। तो ये सब चीजें कांग्रेस के और गांधी जी ने एक्सपोनेंशियली एक्टिवली वर्क किया उसके बाद में, जो अपलिफ्टमेंट करना था हरिजन का पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम्स में अपने में। तो ये उस टाइम के बाद की बात थी सब। तो here answer is Pune effect. Done. Consider the following fruits: papaya, pineapple, guava. How many of the above introduced in India by Portuguese in the 16th and the 17th century by 200 साल? और भाई पाइनएप्पल पे मैं श्योर था, सॉरी पपाया पे मैं श्योर था कि हाँ भाई ये सब लोग लेके आए हैं, और सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन शायद 1-2 साल पहले भी आया हुआ है, पर आजकल इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। सो हेयर आंसर है इसका 1, 2 एंड 3। भाई हम लोग वहां पे एग्जाम हॉल में गलत करके आए हैं क्योंकि हम इस चीज में दिमाग लगा गए कि भाई पपाया तो लेके आए हैं, शायद हो सकता हो पाइनएप्पल और गवावा में से कोई फूड ना लेके आए हो, कोई फ्रूट ना लेके आए हो। भाई ये दिमाग कभी नहीं लगाना एग्जाम हॉल में। अगर श्योर हो तभी काटना इन सब चीजों को, अगर नहीं हो तो आ जाना 1, 2, 3 पे। तो मैं थोड़ा स्मार्ट बन रहा था क्योंकि हेयर आई एम ट्राइंग टू बैक माई नॉलेज, क्योंकि मैंने पपाया पढ़ा था, 1-2 फ्रूट और थे जो वो पोर्टुगीज लेके आए थे, वो क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली पढ़ा हुआ था। मेरे को लगा सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, एमसीक्यू रिपीट हो गया, तो नॉलेज पे बैक करते हैं रादर देन जो अब तक सीखा हुआ है, और हम लोग वहां ब्लंडर कर गए। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री: यूके, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन? भाई कौन सी कंट्रीज के पास 4 टाइम जोन से ज्यादा टाइम जोन है? भाई एक सिंपल बात बताऊं, एक तो भाई ओनली वन ओनली टू आ जाए, अगर तो मोस्ट ऑफ द केसेस यही होगा कि अगर 5 ऑप्शन दिए हैं
तो उनमें से आंसर ओनली 3 होता है। और मैंने यहाँ आंसर सिर्फ इसी की इंट्यूशन पे लगाया कि यार बन रहा है जैसे यूके है। भाई यूके का इतनी बड़ी टेरिटरी है यूके की, और बहुत सारे पोर्ट्स हैं, इंडियन ओशियन में भी इनके पास आइलैंड्स हैं। तो ऑल ओवर इनका बहुत तगड़ा कॉलोनाइज एम्पायर था। तो बहुत सारे कंट्रीज में तो इनके भाई तो टाइम जोन होंगे। बिल्कुल ये बात भी सही है। यूके के पर्सनली 9 टाइम जोन है। डेनमार्क की बात की मेरे को क्यों सही लगा, क्योंकि ग्रीनलैंड भी डेनमार्क के पास है अभी। तो हो सकता है डेनमार्क का खुद का टाइम जोन हो, उसका ग्रीनलैंड का हो। तो यहाँ वैसे तो एग्जाम हॉल में मैंने डेनमार्क को फिट किया है, पर वो बात भी बिल्कुल बेवकूफी थी। नहीं, इनके पास सिर्फ एक ही टाइम जोन है। थर्ड है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के पास छोटी कंट्री है, इसको निकालो, इसके पास तो चार नहीं होंगे। तो भाई अब ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील तो बहुत बड़ा है। ब्राजील के खुद के 4 टाइम जोन है, ऑस्ट्रेलिया के 6 टाइम जोन है। तो आंसर तो ओनली 3 ही था। मैंने भी 3 ही ढूंढा। बस कंट्री नहीं आइडेंटिफाई कर पाया कि एग्जैक्टली कौन था। और यही क्वेश्चन उस टाइप की क्वेश्चन है जो हमें प्लस टाइम भी, प्लस पॉइंट भी दे रहे हैं, नेगेटिव भी दे रहे हैं। कि हमें अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता तो भी हमारे आंसर बहुत बार सही हो जाते हैं। तो यही हुआ है उस टाइम यहाँ पे भी। और आंसर अभी आपके सामने है, आंसर ओनली 3 है। ओके। सो ओके, होल्ड ऑन, होल्ड करते हैं। हम ट्राई करेंगे कि इस पेपर को 4 सेट में करते हैं, 4 वीडियो में कंप्लीट करते हैं। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर कुछ भी आप नई चीजें सीख रहे हो, अपनी तरफ से आप इसमें कुछ ऐड करना कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली मेंशन कर दो कमेंट में। मैं उसको रिप्लाई भी करूंगा, आपसे भी सीखूंगा, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट्स हूँ। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय ऑफिसर्स।